सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो सेल डिवाइड क्यों करता है अगर ये पूछा जाए तो जब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बिगड़ जाता है तो सेल डिवाइड करने जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस ही होता है जो साइटोप्लाज्म को मेंटेन करता है। लेकिन जब ये न्यूक्लियस के बस के बाहर जाता है, साइटोप्लाज्म बढ़ते जाता है, तो न्यूक्लियस उसे मेंटेन नहीं कर पाता। न्यूक्लियस को लगता है कि अब ये मेरे बस की बात नहीं, अकेले की बस की बात नहीं, तो वो डिवाइड कर जाता है। तो डिवीज़न है, ये माइटोसिस भी हो सकता है, मियोसिस भी हो सकता है। सेल ग्रोथ होगा पहले, क्योंकि मैंने बताया जब मेंटेन नहीं कर पाएगा तभी डिवाइड करेगा। तो देखो इसमें मेनली सेल डिवीज़न माइटोसिस में 2 फेज़ हैं, एक इंटरफेज़ और दूसरा एम फेज़। एम फेज़ ही होता है जो एक्चुअल फेज़ 1 डिवीज़न अकर्स। यहाँ डिवीज़न एक्चुअली होता है, मतलब पहले सेल ग्रोथ होगी, ऐसा भी फेज़ है जिसमें सेल ग्रोथ होती है, और एम फेज़ है जिसमें सेल ग्रोथ नहीं, डिवीज़न ही बस होता है। एक्चुअल डिवीज़न का पीरियड यही है। लेकिन ये बस 24 आवर्स में, जो ह्यूमंस के केस में 24 आवर्स होते हैं, उसमें से बस 1 घंटा ही चलता है। तो बाकी के 23 घंटे कहाँ गए? बाकी के 23 घंटे प्रिपरेटरी फेज़ में लगे, इंटरफेज़ जिसे कहते हैं, इंटरफेज़ में। अब इसे हम रेस्टिंग फेज़ बोलते हैं। लेकिन क्या यहाँ सेल रेस्ट कर रहा होता है? नहीं, यहाँ सेल प्रिपेयर कर रहा होता है, प्रिपरेटरी फेज़ होता है। ये मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ साइकिल यही होता है। मतलब अगर 24 आवर्स जो ह्यूमन सेल लेता है तो उसमें से 23 आवर्स यही ले रहा है। बस एक्चुअल डिवीज़न जो माइटोसिस हो रहा है वो 1 घंटे के लिए ही हो रहा है। फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ से पूरा यहाँ तक ये इंटरफेज है और ये डिवीजन फेज है। तो 2 एम फेज के बीच में एक एम फेज हुआ, फिर इंटरफेज होगा, फिर एम फेज होगा। तो 2 एम फेज के बीच में कौन सा आया फेज? तो इंटरफेज आया। तो इंटरफेज इज द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। अब एम फेज देखोगे तो एम फेज मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड बोला गया है। अब एम फेज को हम फर्दर डिवाइड करते हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में। तो जो कैरियोकाइनेसिस है उसके 4 प्रोसेस होते हैं। ये 4 प्रोसेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये 4 प्रोसेस होते हैं। तो इन प्रोसेस से ये देखेंगे हम लोग कि जो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चेंज होते हैं, दिखने वाले चेंज होते हैं। ईआर, गोल्जी एपेटस, ये सब दिखते ही नहीं है सेल में। जो न्यूक्लियस क्रोमोसोम है वो बाहर आ जाते हैं, साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं और वहाँ पास रीऑर्गेनाइजेशन होता है, तो पूरा एकदम इधर उधर हो जाता है सेल। तो इसलिए मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड फेज को कहा गया है। और फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सेल स्टार्ट विथ कैरियोकाइनेसिस एंड एंड्स विथ साइटोकाइनेसिस। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करके इवेंचुअली 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो इंटरफेज जो है उसको भी हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज में क्या है कि हमने बोला इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में ये समय है इंटरफेज। तो आसानी से डिफाइन किया जा सकता है, कैसे? द पीरियड बिटवीन, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस, तो यहाँ माइटोसिस हो रहा है और यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? G1 फेज ही आ रहा है। ऐसे G2 फेज किसके बीच में आ रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन के बाद और इनिशिएशन ऑफ एम फेज, इसके बीच का इंटरवल हो गया। किसी को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रोस। तो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा और ग्रो करेगा। और ग्रो यहाँ बस नहीं करेगा, G1 में भी ग्रो करेगा, S में भी ग्रो करेगा, G2 में भी ग्रो ही करेगा, रुक नहीं जाएगी ग्रोथ, क्योंकि ये प्रिपरेटरी फेज ही है, यहाँ ग्रोथ होता है। इंटरफेज में ही ग्रोथ होता है, मैंने बोल दिया, तो सभी तो इंटरफेज का ही पार्ट है ना। फिर देखो एस फेज आएगा। एस फेज क्या है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। यहाँ डीएनए रेप्लिकेट करता है, मेनली डीएनए रेप्लिकेट करता है। लेकिन डीएनए रेप्लिकेट करने के अलावा एनिमल सेल्स के केस में साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट करता है और सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। तो जो कि हमें डीएनए कंडेंस करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हम आगे चल के प्रोफेज में करेंगे। प्रोफेज में डीएनए को कंडेंस करना होता है, क्योंकि हमारे सेल में नॉर्मली जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो क्रोमैटिन एकदम जाल की तरह बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है।
तो उसको जब हमें डिवाइड करना होता है डिफरेंट फेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस में, हम उसे क्रोमोसोम बनाते हैं, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम को हम कंडेंस करते हैं, कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन ही क्रोमोसोम है। तो इसके लिए हमें हिस्टोन प्रोटीन्स और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी जरूरी होते हैं। तो ये सिंथेसिस हिस्टोन प्रोटीन का यहाँ होगा। क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम बट डीएनए कंटेंट बिकम्स डबल। खतरनाक लाइन है। कहता है कि जब एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट करता है तो क्रोमोसोम का नंबर नहीं चेंज होता, लेकिन क्रोमोसोम का अमाउंट, मतलब डीएनए का अमाउंट चेंज हो जाता है। अब कैसे? तो ये कैसे होगा, डीएनए का अमाउंट कैसे चेंज होगा? देखो नॉर्मली जो हमारे सेल में प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम, तो वैसे तो सेल में ऐसा क्रोमोसोम प्रेजेंट ही नहीं होता, क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। बट जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो ऐसा क्रोमोसोम मान लो प्रेजेंट है, तो इसे क्या कहेंगे? ये सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम है। क्या है? सिंगल क्रोमैटिड, क्योंकि इसे एक क्रोमैटिड कहते हैं। एक क्रोमैटिड है, ये सिंगल क्रोमैटिड है। और मान लो जब एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट करता है, हम बोल रहे हैं डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, तो 2n से 2n ही रहता है, हमारा कहना है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को 2n बोलते हैं डिप्लॉयड कंडीशन में। और डीएनए कंटेंट जो है, जिसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, 2n से डिप्लॉयड केस में 2n होता है, तो ये 4c हो जाता है। 2n से 4c हो गया, तो ये कैसे? तो इसी क्रोमोसोम में हम इसकी रेप्लिका बना देंगे, इसको रेप्लिकेट करा देंगे। तो इस क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड आ गए, और इन दोनों क्रोमैटिड को हम बोल देंगे सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड बोल देंगे। अब हम ये भी जानते हैं क्योंकि ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 23 पेयर्स भी बोलते हैं हम। तो 23 मदर से आते हैं, 23 फादर से आते हैं। तो वो 23 क्रोमोसोम्स का इसी का मैं पेयर बनाऊं, इस क्रोमोसोम का पेयर जो एस फेज के बाद ही बनेगा, क्योंकि ऐसा जो 2 क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम होता है वो एस फेज के बाद ही आता है। एस फेज के बाद आप G2 में देख लो, या फिर G2 के बाद प्रोफेज में भी आप यही देखोगे, मेटाफेज में भी यही देखोगे। एनाफेज में फिर डिवाइड कर जाता है, एनाफेज में मत बोलना। तो देखो ये है, ये मैंने इसका जुड़वा बनाया, मतलब जुड़वा मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम वाला बनाया। तो इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, लेकिन ये क्रोमोसोम का ये और ये दोनों क्रोमैटिड, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। लेकिन अगर मैं या तो इसी का बात करूं, इसी क्रोमोसोम में, तो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड हैं, और इनका बात करूंगा तो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड हैं। तो एक ही क्रोमोसोम के अंदर देखेंगे दोनों क्रोमैटिड को तो सिस्टर हैं, दूसरे क्रोमोसोम में देखेंगे लेकिन होमोलोगस होना चाहिए, तो वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो हमने एस फेज देख लिया, अब आएगा G2 फेज। मेनली हमें G2 फेज ये याद रखना है, G2 फेज जो है प्रोटीन्स बनते हैं फॉर माइटोसिस। अब देखो यहाँ क्या ना, अगला फेज माइटोसिस ही है। तो सभी प्रिपरेशन जो हमें करना है, शादी की प्रिपरेशन होती है महीनों पहले स्टार्ट हो जाती है। तो एक्चुअल शादी कब होती है? जब आदमी डिवाइड करता है, सिंगल से डबल हो जाता है ना शादी के बाद। तो ये कब होता है? ये एक ही दिन में हो जाता है, लेकिन प्रिपरेशन शादी की बहुत समय चलती है। यहाँ भी ऐसे 95% ऑफ द टाइम तो इंटरफेस चल रहा है, प्रिपरेशन ही कर रहा है सेल, और फिर डिवाइड कर रहा है तो 5% समय पे ही वो कर ले रहा है। तो यहाँ पास देखो प्रोटीन्स बनते हैं जो कि माइटोसिस के लिए जरूरत होगा, क्योंकि अगला फेज है माइटोसिस। अब माइटोसिस में देखो, माइटोसिस का पहला फेज है, ये देखो एक G0 भी है, G0 फेज। ये कौन सा फेज है? G0 फेज क्यूसेंट स्टेज बोलते हैं, कोई फेज नहीं है, क्यूसेंट स्टेज है, एक ऐसा परमानेंट स्टेज बोल दे। कैसे? जब सेल क्या होता है, परमानेंट बन रहा होता है, डिफरेंशिएट कर रहा होता है, तो वो टेम्परेरी या परमानेंट G0 पे चला जाता है। मतलब टेम्परेरी या परमानेंट G0 मतलब कुछ समय बाद वो अगर सेल चाहे तो ऑन कॉल्ड ऑन टू डू सो, अगर उसको बुलाया गया करने के लिए डिवाइड, तो वो डिवाइड भी कर सकता है, तो टेम्परेरी G0 पे जाएगा। परमानेंट G0 जैसे हार्ट सेल, नर्व सेल, ये कभी डिवाइड नहीं करते, तो परमानेंट G0 पे जाते हैं। परमानेंट G0 पे जाएंगे तो ये है कौन सा फेज? ये कौन सा स्टेट है? एग्जिट फ्रॉम G1 फेज। जब सेल माइटोसिस कर लेता है, साइटोकाइनेसिस वगैरह हो गया होता है, तो अगर उस सेल का डीएनए बोलता है, उस सेल का न्यूक्लियस बोल रहा है उसे
कि तुम्हें अब डिवाइड नहीं करना है, तुम्हें स्पेसिफिक फंक्शंस को ला लेना है और उसे ही करते रहना है। तो वो क्या करेगा, G1 फेज को एग्जिट कर जाएगा और ये क्विसेंट स्टेज पे पहुंच जाएगा। यहाँ सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा लेकिन डिवाइड नहीं कर पाएगा, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी अपनी लूज कर देगा। हार्ट सेल परमानेंट G0 पे होते हैं, नर्व सेल भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन जैसे एपिथेलियल सेल्स तो जब भी हमें रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है तो वो दोबारा से मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं। कैन डिवाइड डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिवाइड करने लग जाते हैं। अब देखो प्रोफेज, प्रोफेज में क्या है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। मेटाफेज का पहला ही फेज है जहां कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल होगा। तो डीएनए नॉर्मली डीएनए जो टेंगल्ड फॉर्म में प्रेजेंट था और उसे कंडेंस करना है, क्रोमोसोम में बनाना है। सेंट्रियोल्स स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, जो सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट किए थे एस फेज में वो अपोजिट पोल्स में मूव कर जाएंगे। बोथ क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम आर विजिबल, जो क्रोमोसोम है उसमें दो दो क्रोमेटिड हैं, सिंगल क्रोमेटिड नहीं। क्यों? क्योंकि एस फेज तो हमारा निकल गया, एस फेज के बाद दो क्रोमेटिड बन जाते हैं, रेप्लिका बन जाता है। तो हर क्रोमोसोम जो हमारे पास 46 ही है, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर कुछ बढ़ा नहीं है, 2n ही है अभी भी, तो उसमें दोनों दोनों दो दो क्रोमेटिड हैं, अभी दोनों क्रोमेटिड हैं, विजिबल होती हैं। क्योंकि कंडेंस हो गया है तो क्रोमेटिड ही विजिबल होंगी। इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है उनका असेंबली, मतलब अभी जो सेंट्रियोल्स गए हैं साइटोप्लाज्म से पोल में गए हैं तो वो माइक्रोट्यूब्यूल्स रिलीज करते हैं। वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के वजह से ही स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, पूरा माइटोटिक स्पिंडल अपैरेटस होता है जो कि काइनेटोकोर, क्रोमोसोम्स के साइड में, सेंट्रोमियर्स के साइड में डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर काइनेटोकोर बनता है, जहाँ पास स्पिंडल फाइबर आकर के अटैच होते हैं। और फिर स्पिंडल फाइबर क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स से बने होते हैं तो वही माइक्रोट्यूब्यूल्स के शॉर्टनिंग होने की वजह से ये पोल्स की पास जाते हैं धीरे धीरे। एट द एंड गोल्जी apparatus, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ER, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, ये सब डिसअपियर हो जाते हैं, ये गुम जाते हैं, दिखाई नहीं देते। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सब खत्म हो जाती है, मतलब सारे जो क्रोमोसोम है वो साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। तो यही ड्रामेटिक चेंज की तो बात कर रहे थे, एम फेज को टोटली हमने ड्रामेटिक फेज बोल दिया। अब देखते हैं सेकंड फेज, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, जब प्रोफेज होता है ना, हम अगर कुछ ऐसे की फीचर्स बोलना चाहें कि देखो सेल में कोई ऐसी बाउंड्री नहीं है, मतलब जो ग्रोथ होती है सेल ग्रोथ कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, लेकिन हमने उसे G1 S G2 ये हमने डिवाइड किया है ताकि आसानी से उसे पढ़ सकें। तो हमको कैसे पता चलेगा कि मेटाफेज हो गया, मतलब प्रोफेज हो गया, मेटाफेज पहुंच गया? ये तभी पता चलेगा जब प्रोफेज में, क्योंकि डीएनए पूरी तरीके से कंडेंस हो जाता है, डीएनए कंडेंस हो जाता है, सेल की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। जब भी अगर पूरी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हुई, हम बोल देंगे मेटाफेज आ गया। तो अब यहाँ क्या मिलेगा हमें, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीटेड। तो एम फेज जब होगा स्टार्ट तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट हो जाता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पढ़ी जाती है, क्यों? क्योंकि अब क्रोमोसोम अच्छे से दिखने लगे हैं, पूरी तरीके से कंडेंस हो चुके हैं। स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड विद काइनेटोकोर, काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे, जो डिस्क स्ट्रक्चर होता है उस पर। क्रोमोसोम्स लाई एट द इक्वेटर, जो क्रोमोसोम्स हैं 46 सारे के सारे इक्वेटर पे मेटाफेजिक प्लेट बना करके लाई करेंगे। अब देखो एनाफेज पे क्या होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट। तो जो सेंट्रोमियर होता है, क्रोमोसोम ऐसे बंधा हुआ होता है, तो सेंट्रोमियर पूरा इधर एक क्रोमेटिड इधर सिंगल क्रोमेटिड और एक सिंगल क्रोमेटिड उधर चला जाता है, पूरा स्प्लिट कर देता है सेंट्रोमियर को। तो इसमें अब क्या है कि जो हम बोल रहे थे क्रोमोसोम का नंबर यहाँ एस फेज में नहीं इंक्रीज होता, डीएनए कंटेंट तो इंक्रीज हो जाता है, डीएनए का अमाउंट, लेकिन अब यहाँ क्योंकि हमने स्प्लिट सेंट्रोमियर को स्प्लिट करके जैसे क्रोमोसोम G1 फेज में प्रेजेंट था वैसा ही क्रोमोसोम हमने बना दिया, मतलब सिंगल क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम।
तो अब यहाँ 2n से 4n हो गया, क्योंकि अभी सब में क्या थे कि दो दो क्रोमेटिड थे, अब सिंगल सिंगल क्रोमेटिड है और एक को हमने 2 में डिवाइड कर दिया, तो अब 46 थे तो अब 46 इंटू 2 हो जाएंगे। अब देखो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, सिस्टर क्रोमेटिड्स थे एक क्रोमोसोम के सारे सेपरेट हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल अपोजिट पोल पे जाएंगे, मतलब एक क्रोमोसोम है उसका एक इधर जाएगा एक उधर जाएगा। टीलोफेज लास्ट फेज है ये, और ये प्रोफेज का जस्ट अपोजिट ही होता है। जैसे देखो ER गोल्जी कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोमेम्ब्रेन ये सब वहाँ डिसअपियर हुई थी, यहाँ रिफॉर्मर हो जाएंगे। बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का फाइनल स्टेज यहाँ स्टार्ट हुआ है। क्रोमोसोम रीच देयर रेस्पेक्टिव पोल, क्रोमोसोम अब पोल पे पहुंच जाएंगे। क्रोमोसोम डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी, तो हमने बोला था प्रोफेज पे क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं, टीलोफेज पे फिर से डीकंडेंस हो गए, उन्होंने अपनी पहचान को लूज कर दिया। अब देखो कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो चुकी है, तो जो सेल होता है उसके एक इधर साइड और एक इधर साइड दो दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएंगी, और उसके अंदर जो भी DNA वगैरह प्रेजेंट है, मतलब DNA वगैरह डिवाइड करके इधर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इधर भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिवाइड कर दें, क्योंकि ये माइटोसिस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इक्वेशनल डिवीजन, तो यहाँ 2n का 2n ही बनेगा। एनिमल्स के केस में क्या होता है कि हमेशा माइटोसिस 2n ही करता है, लेकिन प्लांट्स के केस में ऐसा नहीं होता, प्लांट्स में हैप्लॉइड भी n से n भी बन सकता है। हनी बी वाला एग्जाम्पल छोड़ देना, ड्रोन का। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस होगा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है, लेकिन एनिमल सेल प्लांट सेल में अलग अलग तरीके से होता है। फरो मेथड इन एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में क्या होता है, जो सेल है उसको हम लोग आउटसाइड से सेंटर की तरफ कंस्ट्रिक्ट करते हैं और फरो अंदर डीप होता है और फिर दो सेल अलग हो जाते हैं। लेकिन यहीं अगर साइटोकाइनेसिस में देखेंगे तो सेल प्लेट मेथड फॉलो होता है, जहाँ सेल प्लेट बनती है फ्रॉम द पेरीफेरी टू द सेंटर, पेरीफेरी से सेंटर पे सेल प्लेट बनती है और सेल डिवाइड कर जाता है, क्योंकि वहाँ सेल वॉल होती है ना, तो हम उसमें कंस्ट्रिक्ट करके फरो बना करके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो रिजिड होती है। तो ये हमारा माइटोसिस खत्म हो गया। अब माइटोसिस खत्म हो गया तो अब मियोसिस में अगर यही फेज चलेंगे, पहला फेज उसमें G1 होगा, फिर S होगा, फिर G2 होगा, G2 के बाद मियोसिस 1 होगा और मियोसिस 2 होगा। मतलब मियोसिस 2 के पहले इंटरकाइनेसिस भी होता है, और इंटरकाइनेसिस इंटरफेस से थोड़ा अलग होता है। कैसे अलग है, वहाँ DNA रेप्लिकेट नहीं करता, क्योंकि DNA हम अगर दोबारा मियोसिस सेकेंड वाले में भी, मियोसिस सेकेंड के पहले भी DNA रेप्लिकेट करा देंगे तो फिर कोई मतलब होगा नहीं हमें, क्योंकि हमें 2n से यहाँ हमेशा ही n ही बनाना है। जो ये प्लांट का केस हो या फिर एनिमल्स का केस हो, ये सेल्स मियोसाइट कहलाते हैं, जो कि मियोसिस के अंदर जाते हैं। ये हमेशा ही 2n ही होते हैं। यहाँ n का कोई केस नहीं कि प्लांट्स के केस में n हो जाएगा, नहीं भाई, यहाँ 2n ही होना पड़ेगा। तो यहाँ से 2n पे चलता है। एस फेज पे तो बस नंबर नहीं इंक्रीज होता, DNA कंटेंट इंक्रीज होगा तो 4C हो जाएगा, लेकिन 2n ही रहेगा। यहाँ 2n रहेगा, जहाँ आएगी एना फेज में वो बदल जाएगा, 2n से 4n हो जाएगा। और क्योंकि मियोसिस फर्स्ट है तो मियोसिस फर्स्ट में वो 4n होगा, मियोसिस फर्स्ट में वो 4n हो जाएगा। और क्या होगा, क्रोमोसोम्स यहाँ सेपरेट होते हैं, लेकिन क्रोमेटिड अभी 23 क्रोमोसोम हम डिवाइड करते हैं। मतलब फर्स्ट मियोसिस में 23 क्रोमोसोम इधर 23 क्रोमोसोम इधर, दो डॉटर सेल्स बनेंगी। फिर इसमें मियोसिस सेकंड होगा, इस मियोसिस सेकंड में फिर हम सिंगल क्रोमेटिड डिवाइड करके उसमें n क्रोमोसोम और C DNA कंटेंट लाएंगे। तो ये तो ओवरऑल मैंने सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 है जो, उसके हम लोग सब स्टेज देखेंगे। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज 1 होगा, मेटाफेज 1 होगा, एनाफेज 1 होगा, टीलोफेज 1 होगा, फिर मियोसिस इंटरकाइनेसिस आएगी, इंटरकाइनेसिस में DNA रेप्लिकेट नहीं करेगा, और फिर आएगा मियोसिस सेकेंड, जो कि एकदम सिमिलर होता है माइटोसिस के, लेकिन
थोड़ा एक डिफरेंस है कि क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट को मत देखना, क्योंकि हमें वहाँ इक्वेशनल डिवीजन करना था और यहाँ हमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और डीएनए कंटेंट चाहिए, एकदम हाफ बनाना, ताकि फिर जब फर्टिलाइजेशन हो तो फिर वो जनरेशन टू जनरेशन ये मेंटेन रहे क्रोमोसोम नंबर डीएनए कंटेंट। तो लिप्टोटीन जो पहला स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट का, तो यहाँ क्या होता है, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं। जो क्रोमोसोम रेप्लिकेट हुए थे एस फेज में यहाँ कंडेंस हो जाएंगे, तो प्रोफेज में होते ही हैं। अब प्रोफेज 1 का ये पहला फेज है लिप्टोटीन, तो जो अर्ली प्रोफेज है उसे ज़्यादा मैच खाएगा। और डायकाइनेसिस जो है ये लेट प्रोफेज से या फिर ट्रांजिशन टू मेटाफेज, जो मेटाफेज की ओर जा रहा होता है नॉर्मल माइटोसिस में, तो ये उसे मैच खाएगा। क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजुअल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर दिखने लगेंगे, तो वहां भी माइक्रोस्कोप के अंदर दिखने लगे थे क्रोमोसोम प्रोफेज में। कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू आउट लिप्टोटीन, लिप्टोटीन में कॉम्पैक्शन कंटिन्यू करता है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जिसको हम सिनेप्सिस बोलते हैं, तो कौन से प्रोसेस में होगा, जाइगोटिन। नेक्स्ट स्टेज पे ही होता है पेयरिंग, तो पेयरिंग को हम सिनेप्सिस बोलते हैं। और जो सिनेप्सिस होता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के वजह से होता है। तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ये है, ये बीच में पूरा यहाँ बन जाता है, बीच में पूरा बन जाता है, और बाइवेलेंट यहीं दिखने लगते हैं। जो बाइवेलेंट है, जो टेट्राड या बाइवेलेंट है, वो अगले स्टेप में दिखते हैं, ज़्यादा क्लियरली। क्यों? क्योंकि कॉम्पैक्शन ऑफ यहाँ बोला है कि लिप्टोटीन में होता है ना, कॉम्पैक्शन पूरे प्रोफेज में ही कंटिन्यू होता है, तो यहाँ और अच्छी तरीके से दिखता है टेट्राड। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अपीयर होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ही साइट है जहाँ पास क्रॉसिंग ओवर होना होता है। क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, तो ये इस क्रोमेटिड, मान लो यहाँ पास ये हो गया एक क्रोमोसोम, ये हो गया दूसरा क्रोमोसोम, ये दोनों हो गए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, तो इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा भी नहीं, अगर हो गया तो। क्यों? क्योंकि ये तो रेप्लिका है भाई, ये इस फेज में बनी हुई है, ये नॉन सिस्टर है, इसमें वेरिएशन है, एक फादर वाला होगा, एक मदर वाला होगा, तो इसमें फादर मदर के कैरेक्टर मिक्सअप होंगे, रिकम्बाइन करेगा क्रोमोसोम, तभी तो मियोसिस भाई इतना इंपॉर्टेंट है, जो वेरिएशन लाता है इवोल्यूशन के लिए बहुत अच्छा है माना गया है। तभी तो एक सिंपल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जैसे भी सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है, कुछ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर, ट्रांसडक्शन, ये सब दिखाता है, ताकि वेरिएशन आए, जब भी हार्श कंडीशंस हों तो उसके कुछ वेरिएंट बचे रह जाएं, ऐसा। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच ही क्रॉसिंग ओवर होगा, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम पोजीशन पे सेम जीन लेकोडेड होता है। तो अब जो आँख का जीन है, आँख के जीन से ही रिकम्बाइन करेगा ना, अब ये थोड़ी आँख का जीन पैर के जीन से वो रिकम्बाइन कर रहे हैं, नहीं, वो सब नहीं होना। अब अगला फेज है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ बना था, डिसॉल्व हो जाएगा। तो जब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होगा, बाइवैलेंट्स स्टार्ट टू सेपरेट एंड अपीयरेंस ऑफ कैजमाटा। तो कैजमाटा क्यों? क्योंकि बस ये कैजमाटा, ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनाए हुए है, तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन जहाँ पास क्रॉसिंग ओवर हुआ है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना हुआ, वहाँ पास से सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स नहीं डिसॉल्व होता, और सब जगह सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है, तो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। फिर अगले, तो ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जिप टाइप में होता है, फिर इस जिप को हम ऐसे करके, मतलब टर्मिनलाइजेशन होता है, ऐसे आराम से खुल जाता है, टर्मिनलाइजेशन अगले फेज में, ये टर्मिनलाइजेशन कैसा दिखा यहाँ, और अगले फेज में इसको ख़त्म कर रहे हैं। इन सम वर्टिब्रेट फीमेल्स इट कैन लास्ट फॉर मंथ्स, तो इसको हम डिक्टोटीन भी बोलते हैं इस फेज को, और ये मंथ्स के लिए लास्ट कर जाता है, मतलब बहुत महीनों के लिए होता है। कैसे? जैसे ह्यूमन फीमेल्स हैं, तो ह्यूमन फीमेल्स में प्राइमरी oocyte जो है वो तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन जाता है, लेकिन उसका डेवलपमेंट जो है, फर्दर डेवलपमेंट मियोसिस फर्स्ट हॉल्ट पे चला जाता है, यही फेज पे, डिप्लोटीन पे, जिसको हम डिक्टोटीन भी बोल देते हैं। तो 13 साल का गैप, जब टीन एज पे वो पहुंचती है, तो 13 साल के गैप के बाद उसका मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, और सेकेंडरी oocyte बनता है। अब देखो क्या है डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमाटा होगा, एंड ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड, तो वहाँ भी जो ट्रांजिशन टू मेटाफेज था ऐसा ही हो रहा था। न्यूक्लियोलस डिसअपियर,
न्यूक्लियस डिसअपियर होगा, ER डिसअपियर होगा, गोल्जी अपैरेटस डिसअपियर होगा, न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक्स डाउन वहाँ भी हुआ था लेट प्रोफेज में। तो अगर प्रोफेज को हम डिवाइड करना चाहें तो वहाँ भी लेट और अर्ली प्रोफेज में डिवाइड कर देते हैं। लेट प्रोफेज को ट्रांजिशन टू मेटाफेज भी बोल दिया करते हैं। अब देखो मियोसिस का ही फ्लो चार्ट है, जो पढ़े हैं वही है। क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप में, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू होता है लिप्टोटीन में। फिर अगला प्रोसेस है जाइगोटीन। जाइगोटीन में पेयरिंग होता है साइनेप्सिस से और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है और बाइवेलेंट दिखाई देने लगते हैं, लेकिन अच्छे से कब दिखते हैं? अगले स्टेज में। पैकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग रिकॉम्बिनेस एंजाइम लगता है क्रॉसिंग ओवर पे, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है तो रिकॉम्बिनेस एंजाइम उसको फंक्शन करेगा। एट द एंड जब रिकॉम्बिनेशन हो गया होता है, रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट जब होता है, लीविंग द साइड्स लिंक्ड एट द क्रॉसिंग ओवर, जहाँ साइड्स होती हैं क्रॉसिंग ओवर उसको छोड़ दिया जाता है। डिप्लोटीन, डिप्लोटीन क्या? डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, तो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर कैजमाटा दिखने लगता है और होमोलोगस क्रोमोसोम्स यहाँ सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हट जाता है। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ म्यूसिस विच कैन लास्ट फॉर मंथ्स ऑफ, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्यों? क्योंकि वैसे तो नहीं समझ में आता है लॉन्गेस्ट फेज, वैसे तो मैं बोल दूंगा पैकाइटीन सबसे इंपॉर्टेंट है तो चलता है, ज़्यादा फेज ज़्यादा बड़ा होता है, लिप्टोटीन और जाइगोटीन के कंपैरिजन में बड़ा होता है। ये डिप्लोटीन के केस में नहीं हो सकता क्योंकि डिप्लोटीन में हॉल्ट इतना 13 साल का है भाई, 13 साल का हॉल्ट से कोई थोड़ी जीत सकता है। ये 24 घंटे में ह्यूमन की मतलब ह्यूमन सेल साइकिल 24 घंटे में कंप्लीट हो जाती है, तो ये तो क्या है। डायाकाइनेसिस, फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेज वन। प्रोफेज वन का फाइनल स्टेज है मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ स्मटा, क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस्ड, बोला था कि आखिरी तक में फुली कंडेंस हो जाते हैं, क्योंकि मेटाफेज में हम लोगों को क्या है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की स्टडी करनी होती है। मेटाफेज में मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम हम पढ़ते हैं, एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मॉर्फोलॉजी। स्पिंडल इज असेंबल्ड प्रिपेयर होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर सेपरेशन। स्पिंडल अपैरेटस बनता है, माइटोटिक स्पिंडल अपैरेटस पूरा। न्यूक्लियोलस डिसअपियर एंड न्यूक्लियर एनवलप आल्सो ब्रेक्स डाउन। बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू पेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो यहाँ भी वही है कि बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन करेंगे इक्वेटोरियल प्लेट पे, स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे, लेकिन कहाँ अटैच होंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे अटैच होंगे। वहाँ अलग था, वहाँ ये क्रोमोसोम है और मान लो इसका मैं होमोलोगस बना देता हूँ, ऊपर बना देता हूँ। वैसे तो मेटाफेज प्लेट पे बने होते हैं एक लाइन पे ही, लेकिन मान लो ऊपर बना दें। तो यहाँ काइनेटोकोर है, यहाँ पास ये अटैच हुआ, तो ये काइनेटोकोर एक साइड वाला ही दोनों पे अटैच हो जाता है। मतलब मान लो ये नॉर्थ पोल वाला है तो नॉर्थ पोल वाला ही दोनों का अटैच हो जाता है। इस पे क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो इसके दोनों एक ही साइड वाला साउथ वाला ही अटैच हो जाता है। लेकिन वहाँ क्या होता था, वहाँ एक का नॉर्थ एक का साउथ, तो एकदम क्रोमेटिड जो सेंट्रोमियर उसको तोड़ देते थे, एक क्रोमेटिड इधर एक क्रोमेटिड इधर। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पूरा डबल क्रोमेट वाला क्रोमोसोम ही इधर जा रहा है। मतलब 23 क्रोमोसोम इधर, 23 क्रोमोसोम इधर, मतलब क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पहले ही हमने हाफ कर दिया। बस डीएनए कंटेंट क्योंकि 4C हो गया था तो 2C है। तो अब म्योसिस सेकंड में हमारा क्या टारगेट रहेगा, क्या एम रहेगा कि इस कंटेंट को डीएनए रेप्लिकेट नहीं कराएंगे, इंटरकाइनेसिस जो आएगा, लेकिन हम क्या करेंगे कि ये डीएनए कंटेंट है उसको हाफ कराना चाहेंगे। तो अब देखो एनाफेज आएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम, एक इधर गया एक इधर गया, सेपरेट आउट हो जाएंगे। सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन्स एसोसिएटेड, सिस्टर क्रोमेटिड इसमें लगे रहेंगे, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड लगे रहेंगे। टीलोफेज फर्स्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस फिर से आ जाएंगे, क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाएंगे, क्रोमेटिन फिर से बन जाएंगे, जैसा कि प्रोफेज में होता था वहाँ, मतलब टीलोफेज में होता था। तो देखो ये हो गया। अब देखो इसके बाद होगा इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में क्या है, इंटरकाइनेसिस ज़्यादा कुछ नहीं है, इंटरकाइनेसिस में थोड़ा डिफरेंस है, इंटरफेस से वो अलग होता है थोड़ा। इंटरकाइनेसिस में क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता, डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता, ठीक है। एस फेज, जब एस फेज आता है डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो एक, इसके पास ये वाला फेज है ना, तो इसमें
थोड़ा बहुत तो डिकंडेंस जो हम बोलते हैं टेलोफेज फर्स्ट पे जो क्रोमोसोम डिकंडेंस होते हैं, तो थोड़ा बहुत तो डिकंडेंस होते हैं, लेकिन एक्सट्रीम वाले पे नहीं पहुंचते हैं। देखो लिखा हुआ क्रोमोसोम डिकंडेंस बट डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। क्यों क्यों भाई? क्योंकि हमें फिर से अगर यहाँ डिकंडेंस हम कर दिए, क्रोमेटिन फिर से बना दिए, अभी प्रोफेज सेकंड आएगा। इंटरकनेसिस तो शॉर्ट लिव्ड होता है ना, तो अभी प्रोफेज सेकंड आएगा, हमें फिर से कंडेंस करना होगा। तो हमारा एम क्या था ना, जो क्रोमेटिड अभी दो दो थे लगे हुए क्रोमोसोम पे, उसको तोड़ना था। तो हमें कंडेंस करने का कोई डिकंडेंस करने का कोई मेन एम था नहीं, क्योंकि अभी एक और साइकिल बची हुई थी। 2 साइकिल ऑफ मियोसिस होता है यहाँ, तो फिर उससे हम एन बना लेंगे और सीसी आ जाएगा, तो 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगी और बस 4 गैमेट कह दे उसे, तो मियोसिस हो गया। देखो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है तो एक और वीडियो है, उसको लाइन बाय लाइन देख लेना, पूरा बताया हूँ। और जो भी डाउट हो कमेंट में मेंशन जरूर कर देना, क्योंकि हर कमेंट्स को मैं आंसर ज़रूर करता हूँ।